अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बुक फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2 सेकेंड हाफ। तो जो आज हमारे लेक्चर में जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। ये हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टडी करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरमेंट ऑफ EMF, Ohm's law, characteristics of Ohm's law and factors affecting characteristics of Ohm's law कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहम्स लॉ कि ओहम्स लॉ के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पाए जाते हैं। अब टर्न बाय टर्न टॉपिक जो हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरमेंट ऑफ EMF, ओहम्स लॉ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहम्स लॉ। अब हम इनको टर्न बाय टर्न स्टडी करते हैं एलैबोरेटरी स्टडी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Electromotive force according to topic, a source of electromotive force converts non-electrical energy chemical thermal mechanical into electrical energy कि ये सोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि ये एक सोर्स है जिसके ज़रिए हम जो है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे केमिकल एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं या मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल्स आर गिवन, अ सोर्स ऑफ EMF, EMF are batteries. A source of EMF are batteries. Thermocouples and generators कि जो ज़्यादा हम क्या कहते हैं कि ज़्यादा जो सोर्स ऑफ EMF हम यूज़ करते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं कि ये क्या है, बैटरीज हैं, थर्मोकपल्स हैं और जनरेटर्स हैं। हम ये जो चीज़ें हैं इनको एज ए EMF यूज़ करते हैं क्योंकि ये वो मशीन्स हैं जिन्होंने क्या करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को में कन्वर्ट करना है कि ये एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इन्होंने नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, इनको उन्होंने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जैसे बैटरीज क्या करती हैं, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट आउट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह थर्मोकपल्स थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट आउट करते हैं, जनरेटर्स मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है ना कंडक्टर। When a conductor is connected to a battery, current flows
थ्रू इट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो ही हम जो एक कंडक्टर है उसको कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ, तो जो करंट फ्लो करेगी वो एक क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जो ही एक कंडक्टर जो है बैटरी के साथ कंडक्ट होगा कनेक्टेड है, तो उसको कनेक्ट करने के बाद कंडक्टर में से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेगी। और जो ही कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी के पास आउट करने से हम कहेंगे जो करंट फ्लो कर रही है वो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस है, कि आया जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें पाया जाता है उसके ज़रिए क्या है, करंट का फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट इज for a continuous flow of current through wire, battery supplies energy to the charges. The positive charge leaves the positive terminal of the battery passes through the conductor and reaches the negative terminal of बैटरी। कि जो ही हमने एक कॉन्टीन्यूस फ्लो स्टडी करेंगे, तो कॉन्टीन्यूस फ्लो में हम ये स्टडी करेंगे कि जो ही एक वायर में हमने करंट का फ्लो स्टडी करना है, और करंट के फ्लो को स्टडी करने के लिए हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो लीव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ही जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल लीव करेगा तो पास करेगा टूवर्ड्स दी कंडक्टर, और जो ही वो टूवर्ड्स दी कंडक्टर पास आउट करेगा, तो कंडक्टर में से पास आउट करने के लिए जो ही कंडक्टर से पास आउट करेगा तो वो पहुंचेगा टूवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल, कि वो जो चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक पहुंचेगा। इसी तरह ये क्या है, ये एक कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ करंट है, कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो चार्ज है हमारे पास जो एनर्जी सप्लाई करनी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकली, और जो ही वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकली तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने के बाद वो पास की गई थ्रू एक कंडक्टर में से पास की, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज ऑफ यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक पहुंची, और जो ही वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक पहुंची, हमने कहा ये क्या है कि एक फ्लो ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज है, कि यहाँ से जो चार्ज का फ्लो है वो हो रहा है। नेक्स्ट एज द पॉजिटिव चार्ज enters the battery, as the positive charge enters the battery, its lower potential point, negative terminal, the battery must supply energy, the battery must supply energy, कि जो ही जो पॉजिटिव चार्ज है वो एंटर करता है बैटरी में, और जो ही पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा बैटरी में तो जो लोअर पोटेंशियल पॉइंट होगा
यानी नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, उसको एनर्जी सप्लाई की जाएगी, क्योंकि उसको अगर हम एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तो वहाँ क्या है पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक मूव आउट करेगा। और जो ही वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ हमने क्या किया है, उसको एनर्जी प्रोवाइड की है। से W to the positive charge to drive it to a point of higher potential, i.e. positive terminal now we define EMF of the source as, अब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जो EMF है सोर्स का वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि जस्ट लाइक उसकी जो डेफिनेशन होगी विल बी इट इज़ द एनर्जी definition, it is the energy supplied to a battery to a unit positive charge when it flows through closed circuit, when it flows through closed circuit। कि ये जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं ये क्या है कि एनर्जी सप्लाई टू द बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू क्लोज्ड सर्किट। ये भी क्लोज सर्किट से जो एनर्जी सप्लाई की गई है जब वो मूव आउट करेगी, जो ही वो पास करेगी एक बैटरी के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तो वो फ्लो करेगी एक क्लोज सर्किट में। इस तरह नेक्स्ट, और द एनर्जी or the energy converted from non-electrical forms to electrical form when 1 coulomb of positive charge passes through the बैटरी कि जो एनर्जी कन्वर्ट की जाती है नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में से, और जो ही वो एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में से कन्वर्ट होगी तो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में से कन्वर्ट आउट होने के बाद हम कहेंगे, इसको स्टडी करेंगे एज ए कि द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू इट। कि जो ही जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स होंगी उनमें से जो एनर्जी पास आउट करेगी, और जो ही जो एनर्जी है वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में से पास आउट कर देने के बाद वो क्या है वो फ्लो करेगी 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द बैटरी। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द बैटरी मूव आउट करेगा तो फिर EMF विल बी एनर्जी एंड चार्ज, कि वो एनर्जी और चार्ज होगी, या W/Q, कि यहाँ E विल बी इक्वल टू W/Q। नेक्स्ट इज where E is the EMF
W is energy converted from non-electrical forms टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, कि जो ही वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल करेंगे, और जो ही वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि वो इज़ द पॉजिटिव चार्ज, कि वो इज़ द पॉजिटिव चार्ज, कि क्यों वहाँ क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है। द यूनिट फॉर EMF इज़ जूल पर कूलम, कि जो यूनिट होगी EMF की वो जूल पर कूलम होगी। विच इज़ इक्वल टू वोल्ट V इन SI यूनिट्स है। क्या होगा, EMF किसके बराबर होगी, कि वो जूल पर कूलम होगी, क्योंकि जो चार्ज फ्लो किया गया है उसने क्या किया है, उसने वर्क किया है, और वर्क जो है उसने जो वर्क परफॉर्म किया है वो वर्क उसकी एनर्जी में है, कि यानी जूल वर्क परफॉर्म हुआ है पर कूलम चार्ज से, यानी एक चार्ज से कितना वर्क परफॉर्म है उसके लिहाज से हम उसकी EMF की यूनिट बनाएंगे। और जो यूनिट होगी EMF की जूल पर कूलम, तो वो किसके बराबर है, 1 वोल्ट के, यानी ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में हम इसको कह सकते हैं कि जो EMF पास आउट हुआ है वो 1 वोल्ट के बराबर है, क्योंकि वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम चार्ज, कि जूल पर कूलम चार्ज के बराबर है। नेक्स्ट इज if the EMF of the battery is 2 joules when 1 coulomb of charge flows थ्रू द क्लोज्ड सर्किट, कि जो ही एक EMF जो है बैटरी का जो ही वो पास आउट होगा, कि यानी 1 EMF विल बी इक्वल टू के 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, कि एक सर्किट में 1 कूलम जो चार्ज है उसने जो वर्क अपना परफॉर्म किया है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, कि आया जो है चार्जेस हैं उनकी मूवमेंट शो हुई है, और चार्जेस की मूवमेंट किन लिहाज से शो हुई है, कि जो ही हमने एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव स्टडी किया कि आया इलेक्ट्रोमोटिव सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जिनमें मैकेनिकल, थर्मल या केमिकल एनर्जीज़ को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ में कन्वर्ट करते हैं। आया किसके ज़रिए, कि जो मशीन्स हम यूज़ करते हैं जैसे बैटरीज जो हैं ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कि जैसे ही जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का उसमें से जब पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट होगी तो आया उसके साथ जो वायर के साथ कंडक्टर यूज़ हुआ होगा वो उस कंडक्टर से पास आउट होंगे, और जैसे ही वो उस कंडक्टर से पास आउट होंगे वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में पास आउट होंगे, और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में पास आउट होंगे तो वो पास आउट होने के बाद क्या करेंगे, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, जहाँ जो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो लो है। और जो ही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लो है तो फिर क्या करेगा, कंडक्टर से पास होने के बाद वो जो है वैल्यूज़ वहाँ पहुँचेंगे कि आया वहाँ से जो भी है कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लो है उसको हाई करने के लिए, और जो ही पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ हाई होगा तो फिर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो है वो डेफिनेशन एज इट इज़ कह सकते हैं कि इट कैन बी स्टेटेड, इट कैन बी स्टेटेड इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी to a unit positive charge when it flows through the closed circuit, यानी एक क्लोज सर्किट में से जितना चार्ज मूव करेगा कि आया जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज जो है उसने मूव किया है, जितना चार्ज मूव करेगा हम कह सकते हैं कि उतनी क्या है इसमें वो क्रिएट होगी कि द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स, द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म when 1 coulomb of positive charge passes through the battery, कि बैटरी में से जब
जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म है उसमें से इलेक्ट्रिकल फॉर्म की 1 कूलम चार्ज जो है वो पास आउट करेगा, तो वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। ये था टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट इज कि अगर हम इसके सर्किट्स जो स्टडी करें कि आया किस लिहाज से यहाँ क्या है कि वो क्लोज सर्किट और ऑफ सर्किट से जो करंट है मूव आउट करती हैं। बैटरी, वायर, a closed circuit, कि अगर हम क्लोज सर्किट की बात करें तो क्लोज सर्किट में क्या होगा कि वो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव आउट करेगी टूवर्ड्स सर्किट, और यहाँ से मूव करती करती वो टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल के आया, जो उसकी मूवमेंट है वो नेगेटिव टर्मिनल्स की टूवर्ड्स है। और जैसे ही वो नेगेटिव टर्मिनल में करेगी तो ये क्या होगा, ये एक क्लोज सर्किट है। अगर हम एक ओपन सर्किट स्टडी करें तो ओपन सर्किट से भी जो करंट पास आउट करेगी वो जो ही पास करेगी वो बल्ब को कंडक्टर जो लगा है उसको लाइटन करेगी। कंडक्टर को लाइटन करने के बाद जो स्विच है, स्विच से पास आउट होने के बाद वो नेगेटिव टर्मिनल, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये एक ओपन सिस्टम है जिसमें जो बल्ब है वो लाइटन हो गया है, बल्ब इज लाइटनड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो एक बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो बनाती है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेजर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर हम यहाँ डायग्राम स्टडी करें तो डायग्राम विल बी कि यहाँ हमारे पास स्विच मौजूद है, स्विच के बाद जो वायर्स हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं। कि अकॉर्डिंग टू अगर हम टॉपिक स्टडी करें द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट कंपोनेंट light bulb can be measured by a voltmeter. The positive terminal of the battery is the positive terminal of the battery is connected. The positive terminal of the battery is connected to the
positive terminal of voltmeter and the negative terminal of battery is connected to the negative terminal of वोल्टमीटर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट हम स्टडी कर रहे हैं वो जस्ट लाइक दिस होगा कि जो ही द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट कंपोनेंट लाइट बल्ब कैन बी measured by a voltmeter. The positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of voltmeter and the negative terminal of the battery is to the negative terminal of voltmeter. कि आया इसकी डायग्राम से हम इसकी एलैबोरेशन करते हैं कि यहाँ हमारे पास एक बैटरी मौजूद है। कि आया क्या है, यहाँ एक बैटरी मौजूद है। बैटरी के साथ हमारे पास स्विच मौजूद है। बल्ब मौजूद है और यहाँ हमारे पास एक वोल्टमीटर मौजूद है। वोल्टमीटर यूज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। क्या आया, हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है उसको मेजर करने के लिए। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल के जो ही पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से होने के साथ वो यहाँ कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल कि ये क्या था, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव टर्मिनल करें कि नेगेटिव टर्मिनल यहाँ भी कनेक्टेड है और यहाँ भी कनेक्टेड है। कि आया जो डायग्रामेटिकल व्यू है वो जस्ट लाइक दिस है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जो ही करंट पास आउट करेगी तो करंट पास आउट करने के बाद वो एक कंडक्टर में पहुंचेगी। कंडक्टर के साथ हम यहाँ मेजर करेंगे कि आया कितना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। कि जो ही हमने बैटरी को ऑन किया तो स्विच ऑन होने के बाद जो कंडक्टर तक जो लाइटन किया उसने उसको बल्ब को, कि यानी यहाँ क्या है लाइटिंग प्रोड्यूस हुई। कि ये जो लाइटनिंग यहाँ प्रोड्यूस हुई इसने कहा कि हम वोल्टमीटर में इसकी वैल्यू करेंगे। ये थी स्कीमेटिक डायग्राम फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। कि सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है हम उसको कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज एन आइडियल वोल्टमीटर An ideal voltmeter should be very large value of resistance so that no one current passes तो इट है। कि एक आइडियल वोल्टमीटर क्या है जिसमें हम क्या करेंगे कि वो वेरी लार्ज वैल्यू के रेजिस्टेंस के साथ होगा तो वहाँ कोई करंट पास आउट नहीं करेगी। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल with the device across the potential difference to be measured।
कि एक आइडियल वोल्ट मीटर क्या होगा, उसका लार्ज रेजिस्टेंस होगा। एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव ए लार्ज डिस्टेंस value so that no current passes through it. Voltmeter is always connected in parallel with the devices across the potential difference to be measured. कि जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है ताकि जो ज़्यादा करंट उसमें से पास आउट ना करे, और जो ही उस पर ज़्यादा करंट पास आउट नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि यहाँ क्या है कि जो वोल्ट मीटर है वो इसलिए साथ इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि जो डिवाइसेस हैं अक्रॉस के इसमें पैरेलल के साथ, ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हमने मेजर करना है वो मेजर हो सके। इस तरह हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर करते हैं कि जो ही करंट पास आउट होगी तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ रही होगी वो वोल्ट मीटर में जब उसको हम देखेंगे डायरेक्ट करेंगे, और जो ही वो वोल्ट मीटर में डायरेक्ट होगी तो जो नीडल मौजूद होगी वोल्ट मीटर में वो मूव आउट करेगी, वो अपनी क्या शो करेगी, वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। और किस पॉइंट पे आके वो अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगी तो हाँ हम कहेंगे कि यहाँ क्या है, हमने उसकी इतनी EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया है। ये था टॉपिक मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ EMF, कि हम EMF को कैसे मेजर करते हैं। Measurement of EMF value according to the topic in general. EMF refers to the potential difference across the terminals of the battery when it is not driving current in the external circuit. So in order to measure EMF of the battery, we connect voltmeter directly with the terminals of the battery। कि जो ही हम मेजरमेंट ऑफ EMF में क्या स्टडी करेंगे कि इन जनरल EMF रेफर्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस, कि इन जनरल EMF रेफर्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करना है उसका टर्मिनल्स के अक्रॉस, और जो ही हम टर्मिनल्स के अक्रॉस उसका पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जब ये कनेक्टेड होगी एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ, व्हेन इट इज़ नॉट ड्राइविंग करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, कि जो ही वहाँ से करंट जो है पास आउट नहीं हो रही, और जैसे ही करंट पास आउट नहीं होगी तो इन ऑर्डर टू मेजर EMF ऑफ द बैटरी, कि हम क्या करेंगे उस बैटरी का EMF मेजर करेंगे। और EF की मेजरमेंट के साथ हम कहेंगे कि जो वोल्ट मीटर है वो डायरेक्टली इनटू द टर्मिनल्स अटैच्ड है, और जो ही वो डायरेक्टली इनटू द टर्मिनल्स अटैच्ड होगा तो आया हम क्या यहाँ नोट करेंगे उसका वोल्ट मीटर से उसकी जो है मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज कि ये हमारे पास यहाँ बैटरी मौजूद होगी। अगर इसकी हम स्कीमेटिक डायग्राम, पॉजिटिव टर्मिनल मूविंग टू द स्विच, कि यहाँ क्या है स्विच मौजूद है,
और स्विच के साथ साथ यहाँ इसके ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ, यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कि जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस में स्टडी किया था कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या स्टडी करेंगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। जो ही वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा तो वहाँ हम देखेंगे कि यह जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स क्या करेंगे, वो फ्लो ऑफ करंट करेंगे। और जो ही इसमें जब ये कंडक्टर के साथ कनेक्टेड ही नहीं होगा, और जैसे ये कंडक्टर के साथ कनेक्टेड नहीं होगा तो आया हम यहाँ स्टडी करेंगे कि यहाँ क्या हुआ है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस करवा दिए हम टर्मिनल स्टडी करेंगे कि आया टर्मिनल्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। ये था हमारा टॉपिक अबाउट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। नेक्स्ट हमारे पास है ओहम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज ओहम्स लॉ। The important topic, according to the topic, if V is the potential difference, if V is the potential difference across the two ends of any conductor, then current I will flow through it. The value of the current changes. The value of the current changes with the changes in potential difference, and explains Ohm's law. कि if V is the potential difference across the two ends of any conductor, then current I will flow in through it. कि जो ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो एंड्स के दरमियान एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगी तो वहाँ मौजूद होगा, तो जो वैल्यू ऑफ करंट चेंज करेगी वो चेंज करेगी विद द पोटेंशियल डिफरेंस। कि जो करंट की वैल्यूज़ हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ चेंज करेंगी। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, ओम्स लॉ। द अमाउंट ऑफ according to definition, the amount of current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature and physical state of conductor does not change. कि the amount of according to definition क्या होगा, the amount of current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided temperature and physical state of conductor does not change. कि ओम्स लॉ क्या बताएगा कि यहाँ जो I है हमारे पास, I will be directly proportional to V और V will be directly proportional to I। अगर हम इसको मैथमेटिकली स्टडी करें तो फिर V will be I R, R is
कांस्टेंट कि जो ही जो अमाउंट ऑफ करंट है वो पास कर रही है एक कंडक्टर से, जो ही जो अमाउंट ऑफ करंट एक कंडक्टर से पास करेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कि जो अमाउंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो ही वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या शो करेगी, आया कि जो प्रोवाइडेड टेम्परेचर है यहाँ, कि जो प्रोवाइडेड टेम्परेचर होगा और जो फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर होगा वो चेंज आउट नहीं होगा, और जो प्रोवाइडेड टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी तो आया हम उनकी चेंजिंग से क्या स्टडी करेंगे कि यहाँ कुछ भी चेंज आउट नहीं होगा। और जैसे ही ये वैल्यूज़ ही चेंज आउट नहीं होगी तो जो फिजिकल स्टेट होगी कंडक्टर की वो भी चेंज नहीं होगी। तो आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कि आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो ही आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए हम यहाँ आर यूज़ करेंगे, क्योंकि आर क्या है, ये एक कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स पे। R is the constant of proportionality R is the constant of proportionality and is the resistance of conductors. Its SI unit is ohm, denoted by a symbol, कि R क्या है, ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर हम इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को स्टडी करें तो ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स भी है, इसका ये ऐसा यूनिट ओम है, और ये जो इसका ओम का जो सिंबल है वो ये है। कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, इफ वी ग्राफ इज प्लॉटेड between the current I and the potential difference V, a straight line will be obtained। कि जो ही एक ग्राफ प्लॉट किया जाए करंट के दरमियान आए और इसके पोटेंशियल डिफरेंस V, तो फिर एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगी। ग्राफ विल बी करंट वोल्टेज V, तो फिर ग्राफ विल बी आ स्ट्रेट लाइन। कि ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, जितनी करंट वहाँ से पास आउट होगी। इसको मज़ीद एलैबोरेशन के लिए हम इसको एक एक्टिविटी से डिस्क्राइब करते हैं। एक्टिविटी नंबर 14.1। एक्टिविटी 14.1 take a nichrome wire of about 50 centimeter length and apply a potential difference of 1.5 volt from a battery
measure the current flowing through it. To take a nichrome wire about 50 centimeter long and a potential difference of 1.5 volt from a battery. Measure the current flowing through the wire using an ammeter connected it to in series. Also measure the potential difference. Across the wire using a voltmeter connected across it. Obtain a set of readings for I and V by increasing the number of cells. Then plot a graph will be a straight line के जो हमने ग्राफ स्टडी किया है उसी की ये एक्टिविटी है. डायग्राम से इसकी एलेबोरेशन लेते हैं जस्ट लाइक resistance R, V voltmeter, A ammeter, positive terminal, negative terminal, switch voltmeter. कि जो ही इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करेगा कि आया निक्रोम वायर से जो ही करंट पास आउट करेगी तो करंट के साथ वहाँ क्या मौजूद होगा, एक रेजिस्टेंस मौजूद होगा. और जो ही हम वहाँ रेजिस्टेंस स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे आया जितनी करंट पास आउट हुई है वो हम कहाँ से मेजर आउट करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस से कि आया कितने वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है. उस पोटेंशियल डिफरेंस को जो ही हम उसकी वैल्यूज़ का ऑब्जर्व करेंगे. अगर हम नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करें और जो ही अगर हम नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ वैल्यू ऑफ करंट भी इंक्रीज़ करेगी. और जैसे ही नंबर ऑफ़ वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज़ करेगी तो नंबर ऑफ़ वैल्यू ऑफ करंट के इंक्रीज़ करने से आया हम क्या स्टडी करेंगे कि वहाँ उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. और जो ही हम उसका वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या इलाबोरेशन देगा कि आया वहाँ करंट कितनी मौजूद है. तो फिर ग्राफ विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन. तो ग्राफ जो हम जनरेट करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगी बिटवीन करंट ए एंड वी वोल्ट कि ए करंट और वी वोल्ट में जो ग्राफ हमें मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा. ये था ओहम्स लॉ. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस कि आया रेजिस्टेंस क्या होता है. रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, according to definition, the property of a substance which offers opposition to the flow of current, opposition to the flow of current through it is called its resistance. कि रेजिस्टेंस क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है. कि जब फ्लो ऑफ करंट है उसमें अपोजिशन से क्या मतलब लेंगे कि आया वहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, वहाँ एक अपोजिशन क्रिएट हो रही है. और जैसे ही उसमें एक अपोजिशन क्रिएट होगी तो हम कहेंगे ये क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस है जिसमें हमने जो फ्लो ऑफ करंट है उसको स्टडी करना है. और जो ही हमने फ्लो ऑफ करंट स्टडी करना है तो फ्लो ऑफ करंट में क्या करेगा, ये उसको ब्लॉक करेगा, उसमें रेजिस्ट यानी रुकावट पेश करेगा. और जो ही उसमें रेजिस्ट यानी रुकावट पेश होगी तो रुकावट के पेश होने से हम कहेंगे कि आया यहाँ क्या है, जो फ्लो ऑफ करंट है उसको अपोजिशन प्रोड्यूस की है कि आया रेजिस्टेंस से क्या कि जो फ्लो ऑफ
करंट है उसको रोका है। जब वो फ्लो ऑफ करंट को रोकेगी तो वहाँ क्या आएगा, ऑपोजिशन प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही वो ऑपोजिशन प्रोड्यूस होगी वो उस करंट का या सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कहलाएगी, जिसने जो चार्ज है उसमें एक रुकावट पेश की है, कि जैसे ये क्या कहलाएगा, उसका चार्ज। नेक्स्ट इज द ऑपोजिशन कम्स फ्रॉम the opposition comes from the collisions of moving electrons with atoms of the substance। कि जो ऑपोजिशन है वो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन से आती है, कि यानी जो ही इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने से वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, कि जो ही कोलाइड करना है तो उनकी एनर्जीज भी एक्सचेंज होंगी, और जैसे ही कोलाइजन के बाद उनकी एनर्जीज चेंज होंगी तो एनर्जीज के चेंज होने से हम स्टडी करेंगे कि आया जो कोलिजन्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की जो ही उन्होंने एनर्जी चेंज की, तो एनर्जी के चेंज होने से वहाँ जो कोलिजन्स उन्होंने पैदा की वो किसके बराबर थी, कि जो ही जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है उसकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, और जैसे ही वो एनर्जी एक्सचेंज होगी तो एक्सचेंजिंग में हम स्टडी करेंगे कि अगर वो ज़ीरो से टकराएगा तो अगले वाले की जो एनर्जी है वो हाई हो जाएगी, लेकिन उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, और जो ही वो ज़ीरो एनर्जी हो जाएगी तो वहाँ क्या होगा, ब्लॉकेज, यानी एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रुकेगा, और जैसे ही वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुकेगा तो वहाँ एक रेजिस्टेंस पैदा होगा। ये था रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट of resistance R is ओम, कि जो SI यूनिट है रेजिस्टेंस R की वो ओम है। If we put V is equal to 1V, I is equal to 1I, thus the value of R will be 1 ओमेगा। कि अगर हम जो वोल्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 1 वोल्ट रखें और जो करंट है उसकी 1 एम्पेयर रखें, तो जो वैल्यू ऑफ R निकलेगी, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू R I, तो फिर R विल बी इज इक्वल टू I ओवर V। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो 1 ओवर 1 विल बी इक्वल टू 1, कि R विल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, कि जो ही अगर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करके वैल्यू निकालें तो वो भी 1 के बराबर होगी। कि अगर हम इसकी ऐसा यूनिट कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की 1 ओम है, कि जब एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई होता है और एक करंट पास आउट होती है, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor and 1 ampere of current passes through it, and 1 ampere of current is passes through it, then its resistance will be 1 ohm। कि
जो एक पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, वो जब अप्लाई किया जाता है टू दी एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कि जो ही 1 वोल्ट का जो है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, then 1 ampere of current passes through it and its resistance will be 1 ohm। कि जो ही एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पास आउट करता है, और जो ही एक पोटेंशियल डिफरेंस पास आउट करेगा तो जो करंट होगी वो 1 एम्पेयर पास करेगी, और जो ही करंट एक 1 एम्पेयर पास आउट करेगी तो हम कहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, वो 1 ओहम होगा। कि यानी 1 ओहम तब होगा जब एक पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पास आउट करे और एक ही एम्पेयर करंट पास आउट करे। जब ये दोनों चीज़ें 1 यूनिटी में पास आउट करेंगे तो रेजिस्टेंस भी यूनिटी में होगा। ये था यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल है 14.2। एग्जांपल 14.2 रीडिंग ऑन voltmeter connected across a heating element is 60 volt, the amount of current passing through the heating element measured by an ammeter is 2-way. Find resistance. A numerical type example कि रीडिंग ऑन वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस अ हीटिंग एलिमेंट इज 60 वोल्ट। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट मेजर्ड बाय एन एमीटर इज 2 एम्पेयर। कि जो ही हमने वोल्टमीटर से एक हीटिंग एलिमेंट की करंट पास की करवाई देखी तो वो 16 वोल्ट थी, और जो ही हमने 16 वोल्ट किया तो फिर जो हमने करंट पास की तो एक हीटिंग एलिमेंट जब हमने उसको एमीटर से मेजर किया तो वो 2 एम्पेयर थी। कि वोल्ट मीटर से वो क्या बता रही है, वो 60 वोल्ट बता रही है, लेकिन एमीटर से वो 2 एम्पेयर बता रही है। अब हमने इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि आया रेजिस्टेंस कितना है। सॉल्यूशन गिवन डाटा V is equal to 60 potential difference and I current is equal to 2 ampere using Ohm's law। कि जब हम ओम के लॉ को यूज़ करेंगे V is equal to IR then R is equal to V over I, putting the values 60 over 2 R will be equal to 30 volt per ampere and 30 volt per ampere is equal to 30 ओम। के रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होगी, वो 30 होगी। कि आया जो भी वैल्यू निकलेगी वो ये निकलेगी, और यूनिट उसका क्या होगा कि 30 एम्पेयर वोल्ट पर एम्पेयर। वोल्ट पर एम्पेयर इसलिए है क्योंकि वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में है, कि हमने उसको वोल्ट में 60 वोल्ट लिया, लेकिन जो ही हमने करंट की वैल्यू ली तो करंट की वैल्यू हमने 2 एम्पेयर्स में ली। जब 2 एम्पेयर्स में हमने करंट ली तो फिर वो क्या इसके बराबर हुआ कि ओम्स के लॉ पे। अगर इसी तरह इन ऑर्डर टू मेजर करंट थ्रू रेजिस्टेंस एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। कि अगर हमने एक जो करंट मेजर करनी है रेजिस्टेंस में, कि रेजिस्टेंस के साथ कितनी करंट जो है वो पास आउट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एमीटर को हमेशा उस सीरीज़ के कनेक्शन में लगाएंगे। कि ऐसे कनेक्शन में लगाएंगे कि एमीटर एक सीरीज़ में पाया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। कि जो ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करना है एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करेंगे कि पैरेलल में विद द रेजिस्टेंस। कि वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल रेजिस्टेंस में
कनेक्ट होगा। और जो ही वो पैरेलल कनेक्ट होगा तो आया हम स्टडी करेंगे कि यहाँ क्या है, एमीटर को जो है वो हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया ताकि पोटेंशियल डिफरेंस हम पता लगा सकें। लेकिन वहीं हमने जब एमीटर यूज़ करना है तो एमीटर को हम सीरीज़ में लगाएंगे, लेकिन वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो दो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं कि आया हमने दोनों के जो लगाने का तरीका जो कनेक्शन है वो डिफरेंट है। जब हम दोनों के डिफरेंट कनेक्शंस को स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा ताकि ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। इसी तरह एमीटर क्या होगा, ये सीरीज़ में लगेगा। ये था टॉपिक हमारा अबाउट ओहम्स लॉ एंड यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है करंट में, कि आया जब चार्जेस के फ्लो होंगे तो फ्लो ऑफ चार्जेस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ यही बताता है कि आया कितना पोटेंशियल डिफरेंस है कितने करंट के साथ पास आउट हो रहा है। जब वो पोटेंशियल डिफरेंस इतनी करंट के साथ पास होगा तो उसमें रेजिस्टेंस भी इफेक्ट करेगा। और ये रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट किया है कि जो ही हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर हमने कांस्टेंट में आर यूज़ किया और आर क्या था, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक and non-ohmic conductors। कैसे कौन से कंडक्टर्स हैं जो ओहमिक होते हैं और ऐसे कौन से कंडक्टर्स हैं जो नॉन ओहमिक हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मटीरियल्स that obey Ohm's law and hence have a constant resistance over a wide range of voltages are said to be ohmic। कि अगर हम कंडक्टर्स की बात करें कि ओहमिक कंडक्टर कौन से हैं और नॉन ओहमिक कंडक्टर कौन से हैं, तो हम इनकी ये जो डेफिनेशन है उसको स्टडी करते हैं कि द मटेरियल्स दैट ओबे ओहम्स लॉ एंड हेंस हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस आर सेड टू बी ओहमिक। कि ओहमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनमें हम कह सकते हैं जो ओहम लॉ को माने, और दूसरा हम कह सकते हैं कि जिनमें जो वोल्टेज हैं वो वेरिएबल हों। जब वोल्टेज वेरिएबल होंगे लेकिन रेजिस्टेंस उनमें कांस्टेंट होना चाहिए कि आया जो वोल्टेजेस हैं वो वेरिएट कर रहे हैं, यानी अपनी वैल्यू से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर रहे हैं। और जो ही वो अपनी वैल्यू से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि आया वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उन पर रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि यहाँ अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो रेजिस्टेंस ना कांस्टेंट होने के लिए भी जो रेजिस्टेंस है, जैसे हमने तो रेजिस्टेंस स्टडी किया था रुकावट, और जो ही हम रेजिस्टेंस यानी रुकावट को बात करेंगे तो हम कहेंगे कि आया क्या है, यहाँ जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो वेरिएट करेगा। कब? जब वोल्टेजेस वेरिएट करें। जब वो वोल्टेजेस के साथ वेरिएट करेगा तो वो ओहम लॉ नहीं बनाएगा। लेकिन जो ही वो ओहम लॉ बनाएगा तो हम कहेंगे कि ओहम लॉ को बे करने वाले ऐसे हैं जो कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो हम कह सकते हैं कि आया जो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो उसके हिसाब से क्या होगा, जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएट करेंगे, यानी वोल्टेजेस वेरिएट करेंगे। तो ये क्या होंगे, मटेरियल या कंडक्टर ओहमिक होगा। नेक्स्ट सेकंड वन इज materials having resistance
एट चेंजेस with voltage or current are non-ohmic कि ऐसे मटेरियल्स जिनका रेजिस्टेंस चेंज करे विद वोल्टेज, और जो ही रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज के साथ चेंज करेगा, तो आया हम यहाँ क्या स्टडी करेंगे कि वो करंट कौन सी है, उनमें नॉन ओहमिक है, कि आया वो नॉन ओहमिक है। लेकिन जो ही मटेरियल्स उनका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करेगा विद वोल्टेज या करंट, कि जैसे ही हमने कहा कि जो ओहमिक है उनमें वोल्टेज चेंज होने से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी, कि यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट है। लेकिन जो ही हम नॉन ओहमिक की बात करेंगे, हम कहेंगे यहाँ रेजिस्टेंस जो है चेंज होगा विद द चेंज इन वोल्टेजेस, कि जो ही उसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से क्या होगा, वो भी चेंज आउट होंगे। नेक्स्ट इज नॉन ओहमिक मटेरियल्स। Non-ohmic materials have a non-linear voltage current relationship, कि जो नॉन ओहमिक मटेरियल हैं उनका नॉन लीनियर वोल्टेजेस के साथ एक कांस्टेंट रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैम्प एंड थर्मिस्टर्स, कि जो नॉन ओहमिक है उनमें फिलामेंट लैम्प का और थर्मिस्टर्स। नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट the resistance of filament rises as it gets hotter by the gradient getting steeper. A thermistor heat sensitive resistor behaves in opposite way its resistance decreases as it get hotter. This is because on heating more free electrons become available for conduction of करंट है। कि अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट की बात करें तो जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है वो राइज करता है, लेकिन जो ही ये हॉटर होता है गेटिंग ग्रेडियंट स्टीपर, जो ही इसका ग्रेडियंट जो है वो जो ही ये हॉट होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो राइज करेगा। लेकिन जैसे ही हम थर्मिस्टर की बात करते हैं कि थर्मिस्टर एक क्या है, ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। थर्मिस्टर एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, तो ये बिहेव करेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि जो ही ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करेगा जो ही ये गर्म होगा। जैसे ये हॉट से हॉटर होता जाएगा इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़
करता जाएगा और जो भी रेजिस्टेंस डिक्रीज करता जाएगा। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ हीटिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि ये क्यों है? जो ही हीट मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, कंडक्शन ऑफ करंट अवेलेबल होगी। कि आया हमने कहा था कि हीटिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे कैरिड आउट होते हैं कि जो हीटिंग है वो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो ही टेम्परेचर हाई होता है और जो ही हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर हाई होगा यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हीट अब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे और जो ही वो हीट अब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से क्या होगा? जो कंडक्शन ऑफ करंट है वो स्पीड अप होगी। कि आया जो करंट में कंडक्ट होना है कि जो ट्रैवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ही एक चीज़ की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी तो हाई काइनेटिक एनर्जी होने के बाद वो क्या करेगी? वो ज़्यादा तेज़ मूव करेगी और जैसे ही वो ज़्यादा तेज़ मूव करेगी तो उसकी मूवमेंट ये एलैबोरेट करेगी कि आया ये किस पे डिपेंड करती है? उसकी हीट पे। और जैसे ही वो हीट पे डिपेंड आउट होगी तो हीट पे डिपेंडेंस हमें क्या बताएगी? आया ये क्या है? ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से कंडक्ट हो रहे हैं। जो ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से कंडक्ट होंगे तो हम कहेंगे कि आया इसमें क्या है? कंडक्शन ऑफ करंट अवेलेबल है। कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कंडक्शन ऑफ करंट अवेलेबल है और जैसे ही कंडक्शन ऑफ करंट अवेलेबल होगी तो जो कंडक्शन ऑफ करंट है वो क्यों है? इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई होगी और जो ही इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो हाई काइनेटिक एनर्जी से वो ज़्यादा स्पीडली मूव आउट करेंगे और जो ही वो ज़्यादा मूव आउट करेंगे तो वहाँ से इसकी ज़्यादा मूविंग शो होगी। इसी तरह हम इसकी क्या करते हैं? अगर हम इसको ग्राफ वाइज स्टडी करें तो ग्राफ वाइज इज़ लाइक दिस कि यहाँ हम रेजिस्टेंस लेंगे एंड टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। तो जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोलिक कर्व शो करेगा और पैराबोलिक कर्व इसलिए शो करेगा थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर और थर्मिस्टर इज अ temperature dependent resistor and its resistance decreases as the temperature rises। कि थर्मिस्टर का जो है टेम्परेचर वो कब डिपेंडेंट है? रेजिस्टेंस पे। कि जो ही रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा टेम्परेचर राइज करेगा। कि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी ये को शो करती है कि जब एक वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो दूसरी वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज आउट करेगी। नेक्स्ट इज कि अगर हम नेक्स्ट जो इसकी ग्राफ स्टडी करेंगे आया जब वोल्टेज V करंट A हो, जब वोल्टेज V और करंट A हो तो ग्राफ विल बी लीनियर कि वहाँ एक लीनियर ग्राफ प्रोड्यूस होगा। इसी तरह जब हम वोल्ट और करंट के दरमियान करेंगे तो ग्राफ विल बी एक लाइक अ कर्व। नेक्स्ट जो ही ग्राफ हम इसमें स्टडी करेंगे वोल्ट एंड करंट ए तो ग्राफ इस तरह। ये कैसे हो करता है कि अगर हम फर्स्ट ग्राफ को स्टडी करें तो उसमें वोल्टेज यहाँ फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस मौजूद है कि यहाँ रेजिस्टेंस चेंज आउट नहीं हुआ और जो ही रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो आया रेजिस्टेंस के चेंज ना होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस मौजूद है और जब वहाँ फिक्स्ड रेजिस्टेंस मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि नो चेंज। नेक्स्ट इज फिलामेंट लैम्प कि ये किसका ग्राफ है? ये फिलामेंट लैम्प का ग्राफ है कि जो ही ये ज़्यादा हॉट होता जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? वो इफ़ेक्ट होता जाएगा कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इफ़ेक्ट होगी। एंड थर्ड वन इज थर्मिस्टर पैराबोलिक ग्राफ
कि थर्मिस्टर क्या है, ये हीट रेजिस्टेंस है कि जो ही इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा तो इसकी जो है टेम्परेचर हाई होगा, कि इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर का जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ है, रेजिस्टेंस के साथ। ये था हमारा टॉपिक अबाउट ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, कि ओहमिक कंडक्टर्स और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं। ऐसे जो ओबे करें ओहम्स लॉ उनको हम ओहमिक कंडक्टर कहेंगे, और जो ऐसे जो ओबे ना करें वो क्या होंगे, वो नॉन ओहमिक कंडक्टर होंगे। इसमें ऐसे हैं जिनमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे और जिनमें रेजिस्टेंस वेरिएट करे, और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो हम कहेंगे आया फिक्स्ड रेजिस्टेंस मौजूद है, और जो ही फिक्स्ड रेजिस्टेंस मौजूद होगा तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस की मौजूदगी हमें ये बताएगी कि आया हमने क्या प्रोड्यूस किया है, हमने ये एक ओहमिक डिवाइस है। लेकिन जो ही जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड नहीं मौजूद है, जब रेजिस्टेंस फिक्स्ड नहीं मौजूद होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा कि वो आया एक लैंप जो है उसमें है कि जो ही उसमें वो वेरियस चेंजेस ला सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अ शॉर्ट पाइप offers less resistance over to water flow than a long pipe। क्या हम कह सकते हैं कि जो छोटा पाइप होगा उसमें से पानी जो है वो ज़्यादा स्पीड से पास करेगा, तब जो किसकी निस्बत है, जो एक लॉन्ग पाइप है। ऑल्सो द पाइप with larger cross sectional area offers less resistance than the pipe having a smaller क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि एक जो पाइप है उस पर क्या डिपेंड करता है, उसकी लेंथ वाइज पे डिपेंडेंस है कि आया जो एक शॉर्ट पाइप है वो ऑफर करता है लेस रेजिस्टेंस, इसी तरह तब किसकी बनस्बत एक लॉन्ग पाइप के। ऑल्सो द पाइप विद लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस देन द पाइप हैविंग स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट सेम is the case for the resistance of wires that carry करंट। कि जैसे हमने बात की है कि जो शॉर्ट पाइप जो है वो ज़्यादा जल्दी पानी फ्लो करेगा जिसकी बनस्बत है लार्ज पाइप के, इसी तरह जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा देगा जबकि लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि ये दोनों जो बातें अभी हमने कही ये दोनों किस पे डिपेंड करती हैं, एक रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स पे। कि आया जो वायर्स हैं उनमें भी जैसे हम कह रहे हैं कि पाइप में से वाटर का फ्लो होना है, जब हम पाइप में वाटर का फ्लो स्टडी करते हैं तो वायर्स में हमने चार्जेस का फ्लो स्टडी करना है, हमने करंट का फ्लो स्टडी करना है। तो करंट के फ्लो को स्टडी करने के लिए हम सेम कहेंगे कि अगर एक पाइप में से वाटर जो है वो मूव आउट कर सकता है स्पीडली, तो इस तरह हम कह सकते हैं ना कि एक वायर जिसका
जो है लेंथ कम होगी उसमें से चार्जेस भी जल्दी पास आउट करेंगे। कि लेंथ कम होने का जो मतलब है वो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो फिर वो क्या होगा, वो जल्दी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे। इसी तरह अगर डिस्टेंस कम होगा तो हम क्या करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो उसमें से जो चार्जेस हैं वो जल्दी मूव आउट करेंगे। लेकिन जो रेजिस्टेंस है कि अगर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो चार्जेस को क्या करेगा, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। और जो ही चार्जेस ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे तो हम कहेंगे कि जब कंजप्शन ऑफ टाइम है तो वो किसकी वजह से है, लार्जर डिस्टेंस की वजह से। इसी तरह अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हमें ज़्यादा चार्जेस को स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा मूव करें, क्योंकि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो उनके लिए सरफेसेस ज़्यादा हो जाएगी। तो आया उन्होंने रिएक्ट तो करना ही है, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मूव आउट नहीं करना। इसलिए हम कहते हैं कि जब उन्होंने मूव करना है तो उनके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है जो है वो वैसा होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम होना चाहिए। नेक्स्ट इज the resistance of wire depends both on cross sectional area and length of the wire and on the nature of the मटेरियल ऑफ वायर। कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ द वायर एंड ऑन दी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। कि जो रेजिस्टेंस है वो वायर पे डिपेंड करेगा और जो रेजिस्टेंस है वो वायर पे डिपेंड करेगा तो हम कहेंगे कि वो किस पे डिपेंड हो रहा है, वो बहुत क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ पे भी डिपेंड कर रहा है। और जो ही वो क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ पे डिपेंड करेगा तो जो लेंथ ऑफ द वायर है वो चेंज नेचर पे भी डिपेंड करेगी कि आया नेचर वाइज जो वायर है वो कैसी है। इस तरह जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो डिपेंड कर रहा है दोनों बोथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। और जैसे अब उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम कहेंगे सरफेस ज़्यादा है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो फिर चार्जेस क्या करेंगे, वो ज़्यादा टाइम लेंगे मूव करने के लिए। अगर चार्जेस ज़्यादा टाइम लेंगे तो हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो मूव करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगी। और अगर करंट ज़्यादा टाइम लेगी मूव करने के लिए तो आया जो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ मौजूद हैं वो ज़्यादा टाइम लेगी। और जो ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा टाइम लेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करने के बाद जो है चार्जेस जैसा कि हम कहेंगे वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेंगे कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर कैसा है, कि आया वायर किस क्वालिटी की यूज़ हुई है। नेक्स्ट थिक वायर्स। Thick wires have less resistance. Thick wires have less resistance than thin wires. Longer wires have more resistance than steel wire of the same size। कि जो थिक वायर्स हैं, थिक वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस देन थिन वायर्स, लॉन्गर वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस देन
स्टील वायर्स ऑफ द सेम साइज, कि अगर वो उस वायर की मोटाई ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो होगा, क्योंकि जैसे हमने कहा कि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है कि आया जब ही उसका डिस्टेंस चेंज होगा तो वायर्स भी चेंज आउट होंगे। कि हमने जैसे ही उसकी डिस्टेंस की बात की है कि जैसे उसके डिस्टेंस होगा तो चार्जेस क्या करेंगे, वो ज़्यादा स्ट्रांगली मूव आउट करेंगे, कि आया उनकी काइनेटिक एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा हाई करनी पड़ेगी। और जो ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो हम कहेंगे वो किस पर डिपेंडेंट है, कि वो स्टील वायर से बनाएगी। और जो ही वो स्टील वायर्स जो हैं उन पे कम रेजिस्टेंस पाई जाती है, कि कॉपर वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज copper wire has less resistance than steel wire of same size, कि कॉपर वायर जो है उसका रेजिस्टेंस कम है स्टील वायर के लिहाज से। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस also depends on temperature at certain temperature and for a particular substance, कि जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस लेस है स्टील वायर की वजह से, क्योंकि सेम साइज़ है। क्योंकि जो स्टील वायर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो थोड़ी स्लो होगी, लेकिन कॉपर वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव आउट करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा स्पीड से चार्ज के लिहाज से मूव करेंगे, तो हम कहेंगे आया क्या है कि जो कंडक्शन है वो ज़्यादा स्पीडली मूव कर रही है। और जो ही कंडक्शन ज़्यादा स्पीडली मूव करेगी तो आया हम उसका रेजिस्टेंस स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो ही टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अपनी हाई करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर में वो क्या हीट अब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे ही हीट अब्जॉर्ब करेंगे वो अपनी काइनेटिक एनर्जी हाई करेंगे। और जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रिकल जो है रेजिस्टेंस फिर किस पे डिपेंड करेगा, कि आया टेम्परेचर पे, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 1, the resistance R of the wire is directly proportional to the length of the wire, कि the resistance of the wire R is directly proportional to the length of the wire, कि R directly proportional to the length है। It means if we double the length of the wire, its resistance will also be doubled, and if its length is halved, its resistance will become 1/2, कि the resistance R of the wire
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ है। जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पे होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, तो इसका हम मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम if we double the length of the wire its resistance will also be doubled, कि जो ही हम जो लेंथ ऑफ द वायर है उसको डबल करेंगे तो उसको डबल करने से क्या होगा कि रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। और जो ही लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस डबल होगा तो आया अगर हम लेंथ को ही हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस को भी हाफ, के रेजिस्टेंस भी एक हाफ हो जाएगा। इसी तरह कि वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो मूव आउट करेंगे, जैसे ही वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव आउट करेंगे तो अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके में रुकावट जो है वो ज़्यादा आएगी। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट करना, कि ये अपोजिशन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो लेंथ में जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम ये स्टडी करेंगे कि आया जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो लेंथ वाइज हो रहा है। लेकिन अगर हम लेंथ को 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर दें तो जो ही वो जो इलेक्ट्रॉन है जब उसने 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करना था अब उसने 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करना है। इसी तरह फिर ये क्या करेगा, ये अपोजिशन क्रिएट करेगा कि वहाँ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और जो ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से हम कहेंगे कि आया अपोजिशन है डिपेंड हुई है, कि यहाँ एक रेजिस्टेंस भी बढ़ा है। और जो ही रेजिस्टेंस डबल होगा तो रेजिस्टेंस के डबल होने से हम कहेंगे कि उसकी लेंथ पे भी इफ़ेक्ट है और रेजिस्टेंस पे भी इफ़ेक्ट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, second point, the resistance R of the wire is inversely proportional to the area of cross section A of the wire, कि द रेजिस्टेंस R, कि जो रेजिस्टेंस R है एक वायर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दैट a thick wire would have smaller resistance than a thin wire, कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। जैसे हमने लेंथ में कहा था कि लेंथ को बढ़ाने से क्या है कि चार्जेस क्या ज़्यादा है अपोजिट होंगे, कि चार्जेस ज़्यादा अपोज होंगे। लेकिन जो ही हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज़्यादा करने से हम क्या है रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, क्योंकि जो ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगी मूव करने के लिए। और जो ही इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्पेस करने की मिलेगी मूव आउट करने के लिए तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव आउट करेंगे। और जब वो ज़्यादा स्पेस से मूव आउट करेंगे तो कोई ऐसी फोर्स मौजूद नहीं होगी जो उसको अपोज करे। जब कोई अपोजिशन ही नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो जब वहाँ अपोजिशन नहीं पाई जाएगी तो हम कहेंगे कि आया इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अगर इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल है तो नेग्लिजिबल होने से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आया इसकी वैल्यू बिल्कुल कम है। और जब इसकी वैल्यू ही बिल्कुल कम होगी तो वहाँ अपोजिशन नहीं अकर करेगी। और अपोजिशन के ना अकर करने से हम स्टडी करेंगे कि आया जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल करेक्ट है।
कि जो इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट शो करनी थी वो शो कर रहा है, और थिक वायर पे एक स्मॉलर रेजिस्टेंस होगा। किसका मतलब है थिक वायर पे एक स्मॉलर रेजिस्टेंस होगा एज़ कम्पेयर टू थिन साइज पे, कि थिन साइज में हम रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं कि थिन साइज पे रेजिस्टेंस मौजूद होगा, लेकिन थिक वायर पे रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगा। और जो ही वहाँ रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगा तो आया रेजिस्टेंस की मौजूदगी हमें क्या बताएगी कि यहाँ क्या है कि वो मौजूद नहीं है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग आफ्टर कंबाइनिंग टू इक्वेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, कि आर क्या होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ही होगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक है कि यहाँ हमने रेजिस्टेंस डायरेक्टली proportional to length and inversely proportional to the क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा लेकिन वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कि वहाँ उसकी प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो यहाँ इसकी मेजर आउट की जाएगी। तो फिर हम देख सकते हैं कि जैसे हमने स्टडी किया था कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एंड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर ए। तो फिर हम इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल ओवर ए। नेक्स्ट इज कि जो ही हमने ये वैल्यू प्लेस की, इस वैल्यू को प्लेस आउट करने के बाद आर जो है, अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे आर विल बी इक्वल टू रो एल ओवर ए, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि रो क्या है ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, known as specific resistance, कि रो को हम क्या कहेंगे ये एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहेंगे। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द it depends upon the value of the nature of the conductor, i.e. copper, iron, tin and silver would each have a different value of P, कि सबकी जो वैल्यू है वो पी ज़्यादा होगी, कि जो ही हमने यहाँ इसके स्पेसिफिक जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था यानी आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए, हमने जो ही वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म किया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करने के लिए हमने वहाँ एक कांस्टेंट यूज़ किया। जो टर्म कांस्टेंट हमने उसमें यूज़ की वो रो थी, उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जब हम उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड होगी, ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, कि इसकी वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगी। क्योंकि जब हमने एक कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टडी करना है तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टडी करने के बाद हम क्या स्टडी करेंगे कि आया उसमें क्या मौजूद है, उसमें एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मौजूद है, और जो भी उसमें एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मौजूद होगा तो वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। क्योंकि कॉपर वायर एक ऐसी वायर है जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो मूवमेंट है वो तेज़ होती है, और जो भी वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज़्यादा तेज़ होगी तो उसकी मूवमेंट हम कहेंगे कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू कम है, कि आया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम है। नेक्स्ट, if we put L is equal to 1m, A is equal to 1m square, then R will be equal to rho
then R will be equal to rho, the resistance of 1 meter cube of a substance is equal to its स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कि अगर हम लेंथ जो है वो 1 मीटर रखें और एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखें, तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखें तो जो सब्सटेंस की होगी वो इक्वल होगी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। कि जो ही वो इक्वल होगी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, तो है हम वहाँ क्या स्टडी करेंगे कि वो किसके बराबर है, वो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर है। द यूनिट ऑफ रो इज ओहम मीटर। कि यूनिट किसके बराबर है, ओहम मीटर की। कि इसमें हम जो यूनिट यूज़ करेंगे वो ओहम मीटर यूज़ करेंगे। कि आया जो वैल्यू है वो आर की वो ओहम पर मीटर है। ये था हमारा टॉपिक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कि जो फैक्टर्स है वो रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस है कि हमने जो अपोजिशन देनी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्योंकि करंट क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब हमने उसको एक अपोजिशन देनी है तो अपोजिशन देने में हम क्या कहेंगे कि जो ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा हमने उसको अपोजिट करना है, उनको अपोज करना है, यानी उनमें एक रुकावट पैदा करनी है। और जो ही हम रुकावट पैदा करेंगे, रुकावट किसके लिहाज से होगी, आया उनकी लेंथ के लिहाज से, यानी लंबाई, यानी जो डिस्टेंस मौजूद है कि वायर के कितने डिस्टेंस में जो है इलेक्ट्रॉन्स ने पास आउट करना है, या उनके क्रॉस सेक्शनल व्यू से कि आया कितना क्रॉस सेक्शनल व्यू पे जो है वो आया कितनी चौड़ी जो वायर है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ने पास करना है। जब हम इन दोनों को रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रखें तो प्रोपोर्शनलिटी रखने के बाद आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए, कि आर किसके प्रोपोर्शनल है, एल ओवर ए के। जब आर प्रोपोर्शनल होगी एल ओवर ए के तो हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करने के लिए हम रो यूज़ करेंगे, और रो विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कि रो क्या है, वो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। जब रो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूज हुआ है तो हम कह सकते हैं ये किस पे डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि आया जो कंडक्टिंग वायर यूज़ होगी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी पे डिपेंड करेगा कि जिस पे जो वायर है वो डिपेंडेंट है। इसी तरह अगर हम कहें कि लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो आर रो किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कि इफ़ वी टेक लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रेजिस्टेंस आर विल बी 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। कि एक लेंथ मीटर में 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो फ्लो ऑफ करंट थी वो क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका यूनिट क्या होगा, ओम पर मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल इज 14.3। if the length of copper wire is 1 meter and its diameter is 2 mm, find resistance। कि अगर एक लेंथ जो है कॉपर की वो 1 मीटर है, उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, 2 मीटर है, तो हमने इसके रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कि सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा L is equal to 1 meter, diameter D is equal to millimeter will be equal to 2 multiplied by micrometer will be into 2 raised to power minus 3 m according to formula। क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी, कि पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करेंगे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करने के लिए हम पाए डी स्क्वायर ओवर 4 यूज़ करते हैं। हमारे ए फाइंड आउट करना है, तो ए फाइंड आउट करेंगे, पाई वैल्यू इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 स्क्वायर
over 4. The answer will be 3.14 multiplied 10 raised to power -6 मीटर पर स्क्वायर। कि ए की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, किसके ज़रिए, जो फार्मूला हमने यूज़ किया पाई डी स्क्वायर ओवर 4 कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 10 कि यहाँ हमने डायमीटर की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू पुट करके 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आई। अब हमने यहाँ इसका फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, अब हमारे पास R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो रो विल बी इक्वल टू 1.69 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 कि रो की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.69 रो ऑफ कॉपर वायर के। कॉपर वायर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है की वैल्यू है वो गिवन होती है एक टेबल में, वहाँ से फॉर्मूले में पुट करने के लिए 1.69 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर ओवर 3.14 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो फिर R विल बी इक्वल टू 0.54, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 कि अगर ये वैल्यू हम यहाँ ऊपर ले जाएं, अब ये वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, 0.44 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू -8 प्लस 6 और -8 प्लस 6 होता है -2, क्योंकि माइनस को प्लस के साथ करें तो हम माइनस निकालते हैं, ये DMS का रूल है। 0.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 के रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2। ये थी हमारी एग्जांपल 14.3 जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल थी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।